हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 15 डिस्कस करेंगे, जो कि होगा यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट मेंस एग्जाम्स का फुल प्रैक्टिस सेट होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन हैं। तो ठीक है, तो उसको देखेंगे, जो कि अभी कल मतलब कि 3 मई को, सॉरी 2 मई को जो है इसका डेट भी आ चुका है। जो एग्ज़ाम डेट है वो है 29 जून। 29 जून को इसका डेट ऑफिशियल जारी हो चुका है। तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, तो जितना से मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, आपके एग्जाम के लिए उतना ही जो है हेल्पफुल होगा। तो चलिए इसी पर पेज में शुरुआत करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 15। इसके पहले का अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पेज पर जाइए, वहां पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे पहला नंबर क्वेश्चन जो होगा वो हिंदी से होगा, और हिंदी के 30 क्वेश्चन आने हैं, तो 30 क्वेश्चन इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें क्या कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। एक परिभाषा बेसिकली पूछा गया है कि किसका परिभाषा है कि जिन स्वरों के उच्चारण से हवा नाक से भी निकलती है उन्हें कौन सा स्वर कहते हैं। तो उन्हें हम स्वर जो होता है उसको कहा जाता है अनुनासिक स्वर। यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अनुनासिक स्वर। जैसे अनुनासिक स्वर जो होते हैं वो क्या होते हैं, हवा नाक से निकलती है, अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे कि अंग हो गया, ठीक है, अंग हो गया, ठीक है, या हो ई हो गया, ये इस तरीके से ये हो गया अनुनासिक स्वर। ठीक है, और अंग आहा, ये आ, ये वाला भी क्या है, अनुनासिक स्वर है। तो ये याद रखिएगा। निरानुनासिक स्वर जो लिखा हुआ है इसमें क्या होता है कि हवा जो है केवल मुंह से निकलती है। जैसे कि छोटा आ, बड़ा आ, ये सभी जो है क्या है, निरानुनासिक स्वर है। तो ये दोनों याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड घोष है इसमें से। ठीक है, घोष वर्ड बताना है, इनमें से कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन दिया गया है 5, पांचों ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो इसमें अगर विकल्प में देखें तो डी ऑप्शन जो दिया गया है गा, गा क्या होता है, ये घोष वर्ण के अंतर्गत आता है। मतलब कि अगर देखें तो नाद की दृष्टि से जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं, मतलब उन्हें क्या कहते हैं, घोष वर्ण कहलाते हैं। यानी कि आप इस तरीके से याद रखिएगा कि हिंदी वर्णमाला में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, ये जो वर्ण होते हैं, व्यंजन होते हैं, वो क्या होते हैं। इसके अलावा सभी जो है स्वर, सभी स्वर, और इसके अलावा य, र, ल, व और हा, ये सब मिलाकर क्या बनते हैं, ये सभी घोष वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का मतलब अगर का वर्ग लेते हैं, का वर्ग में क ख ग घ अंगा आता है, तो का वर्ग का तीसरा कौन सा आएगा, तो क ख ग, ग आ जाएगा तीसरा, फिर घ भी इसका घोष होगा, क ख ग घ, और अंगा भी इसका घोष वर्ण होगा। इस प्रकार, ठीक है, साथ ही साथ जितने भी स्वर हैं वह सभी घोष होते हैं, और य, र, ल, व और हा ये भी घोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ये जो आगे विराम चिन्ह का प्रयुक्त है ये किस प्रकार का विराम चिन्ह है ये बताना। ठीक है, ये वाला किस प्रकार का विराम चिन्ह है, क्वेश्चन नंबर 3 में बताना। ठीक है, ये वाला किस प्रकार का विराम चिन्ह है, इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं तुल्यता सूचक चिन्ह। ठीक है, तुल्यता सूचक चिन्ह कहेंगे तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। विवरण चिन्ह जो होता है ये होता है, एक डंडी होती है। संयोजक चिन्ह जो दिया गया है ये, अगर हम बात करेंगे, सॉरी, विवरण चिन्ह जो होता है इसमें विवरण चिन्ह में एक डंडी होती है, ये बिंदी होती है इस तरीके से। संयोजक चिन्ह जो होता है वो इस तरीके से एक डंडी होती है। लाघव चिन्ह जो है वो क्या होता है, लाघव चिन्ह आपको नीचे इस तरीके से एक जीरो बना हुआ टाइप का होता है, तो इसको हम कहते हैं लाघव चिन्ह। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी इसमें से वर्तनी सही है। चार दीवारी की सही वर्तनी बताना है यहाँ पे क्या सही है। ठीक है, चार दीवारी गलत है, ये भी गलत है, चार दीवारी ये भी गलत है, चार दीवारी सिर्फ बी पार्ट सही है, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित वाक्य में से मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी। मतलब जो अत्यधिक लिखा हुआ है इसका शुद्ध रूप से बताना है कि ये गलत लिखा हुआ है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा, सही रूप क्या होगा। तो इसका सही रूप से हम इस तरीके से लिखते हैं, अत्यधिक लिखते हैं, ना कि अत्याधिक लिखते हैं, अत्यधिक लिखा जाता है। तो आंसर क्या है, ए पार्ट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, लकड़ी कौन से संज्ञा शब्द संज्ञा भेद का शब्द है इसमें से। लकड़ी, लकड़ी बताना है कौन सा संज्ञा भेद का शब्द है। लकड़ी जो है वो इसमें से अगर देखा जाएगा तो कौन से शब्द आ जाएगा,
देखिए लकड़ी शब्द जो होता है ये क्या होता है, ये द्रव्यवाचक है। ठीक है, लकड़ी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, जो कि आपको ऑप्शन में नहीं दिख रहा होगा, तो इसलिए आंसर इसका ई ऑप्शन करेक्ट है। उपरोक्त में से कोई नहीं। द्रव्यवाचक शब्द मतलब कि जिस शब्द से किसी धातु, द्रव्य, सामग्री, पदार्थ आदि का बोध हो, वो संज्ञाएं द्रव्यवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं वो शब्द। जैसे कि लकड़ी हो गया, आपका सोना है, ठीक है, लोहा है, ये क्या है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, पानी हो गया, ये भी द्रव्यवाचक है। ये सब क्या है, द्रव्यवाचक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो सर्वनाम यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो देखिए प्रयोग के आधार पर अगर देखा जाए तो सर्वनाम 6 प्रकार का होता है प्रयोग के आधार पर। उसमें आ जाता है पुरुषवाचक, पहला कौन सा आ जाता है, पुरुषवाचक। दूसरा हो जाता है निजवाचक, दूसरा कौन है, निजवाचक है। ठीक है, दूसरा कौन सा है, निजवाचक है। तीसरा है निश्चयवाचक, तीसरा क्या है, निश्चयवाचक। चौथा आ जाता है अनिश्चयवाचक, चौथा क्या है, अनिश्चयवाचक। इसके अलावा चौथा के बाद इसमें पांचवा जो आ जाता है वो है प्रश्नवाचक। ठीक है, पांचवा क्या है, प्रश्नवाचक है। पांचवे के बाद छठवां आ जाता है संबंधवाचक, संबंधवाचक। तो इस प्रकार 6 प्रकार होते हैं। यहाँ कुछ 6 नहीं दिया गया, तो आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, दो प्राणियों अथवा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो क्रिया किस रूप में दिखाई पड़ती है इनमें से। देखिए दो प्राणी और वस्तु के बीच जब तुलना किया जाता है तब वहां पे जो क्रिया होता है वो दिखाई पड़ती है वो उत्तरावस्था में दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पे याद रखिएगा उत्तरावस्था इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तरावस्था में दिखाई पड़ती है। ठीक है, ये जो होता है ये विशेषण की अवस्थाएं होती हैं। तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, 3 जो है मूल अवस्थाएं होती हैं। उसमें आपका आ जाता है पहला मूलावस्था। ठीक है, ये पहला क्या आ जाता है इसमें, मूलावस्था। और इसके अलावा मूलावस्था के बाद उत्तरावस्था। ठीक है, उत्तरावस्था। और तीसरा इसमें होता है उत्तमावस्था। तो ये 3 जो अवस्थाएं होती हैं किसके होती हैं, विशेषण की अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे जो दिया गया है ये सी पार्ट हो जाएगा, उत्तरावस्था के बारे में बात किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, हथियाना में कौन सी क्रिया, हथियाना, हथियाना की अगर बात करेंगे तो ये एक नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आता है। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हथियाना मतलब नाम धातु क्रिया, मतलब कि जो क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में प्रत्यय जोड़कर बनाया जाता है नाम धातु कहलाती है। जैसे कि हाथ, हाथ में अगर हाथ से बनता है हथियाना, तो यहाँ पे क्या हो गया, नाम धातु। लात से जैसे लतियाना, बात से बतियाना, ये सभी नाम धातु क्रियाएं बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, वो आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना में कौन सा काल है। ठीक है, इसमें काल बताना है। ठीक है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, मतलब वर्तमान काल के अंदर जो प्रकार होते हैं उसमें से बताना है कि किस प्रकार के काल में आएगा। वो आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक संभावना व्यक्त किया जा रहा है, तो संभाव्य वर्तमान हो जाएगा। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, संभाव्य वर्तमान हो जाएगा। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाकी संदिग्ध वर्तमान, जहां पे संदिग्ध हो मामला, जैसे कि वो पढ़ता होगा, मतलब कि वो कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि पढ़ रहा है कि क्या कर रहा है, पढ़ता होगा, तो वहां पे संदिग्ध वर्तमान। तात्कालिक वर्तमान, जैसे कि मैं खाना खा रहा हूँ, मतलब वर्तमान में जो काम हो रहा है उसको तात्कालिक वर्तमान में हो जाएगा। सामान्य वर्तमान, वर्तमान क्या होता है, तो जैसे कि सूरज पूरब में उगता है, तो ये सामान्य वर्तमान के अंतर्गत आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, से किस कारक का विभक्ति चिन्ह होता है। ठीक है, से बताना है किस कारक का विभक्ति चिन्ह होता है। तो से जो होता है इसमें से अगर देखा जाए तो अपादान, इसमें से किसका है, अपादान। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कर्म का क्या होता है, कर्म का को होता है। कर्म का जो विभक्ति होती है वो क्या होती है, को होती है। अपादान से होता है और वो भी अलग होने की परिस्थिति में। ठीक है, इसके अलावा अधिकरण जो दिया गया है, अधिकरण का होता है में और पर। संबोधन का जो कारक होता है वो होता है हे, अरे, ये सभी जो होते हैं संबोधन के कारक होते हैं। ठीक है, विभक्ति होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है ये बताना है। ठीक है, तद्भव शब्द, अग्नि दिया गया है, आम्र है, चंचु है और किया है। तद्भव शब्द की बात कर रहा है, तो यहाँ पे तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा, तो तद्भव शब्द इसमें से देखिए जो है वो किया शब्द ही है। बाकी अग्नि क्या है, तत्सम है, आम्र भी तत्सम है, चंचु भी तत्सम है। तो तद्भव शब्द इसका क्या है, किया है। और किया का तत्सम क्या होता है, क्रिया, क्या होता है,
क्रिया जो कि इसका तत्सम होता है। तो आंसर ये पार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, विकारी शब्द के कितने प्रकार के होते हैं? विकारी शब्द के प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं ये बताना है। तो विकारी शब्द जो होता है वो 4 प्रकार के होते हैं। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, विकारी शब्द 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक हो जाता है उसमें संज्ञा, दूसरा विकारी शब्द सर्वनाम, तीसरा आ जाता है उसमें क्रिया, और चौथा है विशेषण। तो 4 प्रकार के होते हैं विकारी शब्द। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 19 शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 14, 19 शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ? तो यहाँ पे उपसर्ग जो लगता है वो है उत उपसर्ग, जो कि ए पार्ट में दिया गया है, ये उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, उत उपसर्ग लग के जो है 19 बनता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए शब्दों में से हमें विलोम शब्द दिया गया है और विलोम शब्द को हमें मिलाना है यहाँ पे। ठीक है, विलोम शब्द को क्या करना है? मिलाना है। इस तरीके से दिया गया है। यहाँ पे देखिए, गणतंत्र दिया गया है। गणतंत्र का विलोम क्या होता है? आगे ऑप्शन में दिया गया है गणतंत्र के विलोम क्या होते हैं। ठीक है, तो गणतंत्र का विलोम होता है राजतंत्र। ठीक है, गणतंत्र का विलोम क्या होगा? राजतंत्र होगा। स्वतंत्र का विलोम क्या होता है? स्वतंत्र का विलोम होता है परतंत्र। ठीक है, स्वतंत्र का विलोम परतंत्र, गणतंत्र का विलोम राजतंत्र, वैतनिक का विलोम अवैतनिक और दहन का विलोम शमन होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट। 1A, 2B, 3C और 4D। आंसर क्या है? सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, मृगधर किसका पर्यायवाची है? 16 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी। मृगधर किसका पर्यायवाची है? तो मृगधर जो होता है ये हम देखें तो शिव का पर्यायवाची है। आंसर यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शिव के पर्यायवाची में शंभु, शंकर, महादेव, महेश, ठीक है, चंद्रशेखर, ये सभी जो होते हैं शिव के पर्यायवाची होते हैं। सिंह के पर्यायवाची शार्दुल होता है, शार्दुल। शार्दुल होता है। केहर सिंह का पर्यायवाची होता है। ठीक है, केसरी सिंह का पर्यायवाची, वनराज, ये सभी क्या होते हैं? सिंह के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, चंद्रमा, चंद्रमा का पर्यायवाची क्या क्या होता है? तो चंद्रमा का पर्यायवाची शशि होता है, शशि। ठीक है, शशि। इंदु चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। इंदु के बाद मृगांक। ठीक है, शशि चंद्र, ये भी चंद्रमा का पर्यायवाची। मयंक चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। मयूर, मयूर का पर्यायवाची, मयूर किस के पर्यायवाची में देखेंगे तो मयूर के पर्यायवाची नीलकंठ होता है। ठीक है, नीलकंठ हो गया। कलापी, ये भी मयूर का पर्यायवाची होता है। केकी मयूर का पर्यायवाची होता है। ठीक है, शिखंडी भी मयूर का पर्यायवाची होता है। तो ये चीजें हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द अनेकार्थी हैं? इनमें से बताना है कौन से विकल्प में सभी शब्द दिए गए अनेकार्थी है। दल, अनी, रिपु, कर, श्रद्धा, खग, अनंत, कल, कर। यहाँ पे बताना है कि कौन से में सभी एक दूसरे के अनेकार्थी हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं दल, गुरु, पतंग, ठीक है, ये दिया गया है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कौन कौन सा पर्यायवाची, तो देखिए अगर हम बात करेंगे तीसरे नंबर की तो अनंत, कल, कर, ये तीनों एक तीसरे मतलब एक दूसरे के पर्यायवाची। ठीक है, अनंत और कल, आने वाला कल, और मतलब अनंत का अगर देखा जाएगा तो इसके पर्यायवाची हैं, सॉरी अनेकार्थी शब्द हैं। जैसे कि अनंत के अनेकार्थी में अंतहीन, आकाश, ये सभी होता है। कल के अनेकार्थी में आता है आने वाला कल और मशीन होता है। कर का अनेकार्थी शब्द हो जाता है हाथ हो गया। कर का अन्य जो है टैक्स हो गया। कर का अन्य अनेकार्थी में किरण आ जाता है। तो ये हो गया तीसरा नंबर। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम देखें दल, तो दल का अनेकार्थी समूह और सेना होता है। ठीक है, गुरु का अनेकार्थी शिक्षक, श्रेष्ठ, और गुरु का एक अनेकार्थी भार भी होता है। पतंग का अनेकार्थी में सूर होता है, इसका एक अनेकार्थी शब्द टिड्डी होता है पतंग का अनेकार्थी, और पतंग का किरण भी होता है। तो इस प्रकार यहाँ पे बन रहा है 3 और 4, जिसके अनेक अनेकार्थी शब्द बन जा रहे हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आधि और व्याधि शब्द युग में आधि का अर्थ क्या है? ठीक है, इनमें से कौन सा आधि व्याधि शब्द युग में आधि का आधि का अर्थ बताना है। क्या होता है? आधि का मतलब होता है मानसिक कष्ट। ठीक है, आधि का मतलब क्या होता है? मानसिक कष्ट। आंसर ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, और व्याधि का अर्थ होता है शारीरिक कष्ट। ठीक है, व्याधि का अर्थ क्या होता है? शारीरिक कष्ट, शारीरिक कष्ट। तो इस प्रकार दोनों
याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, जिसका वर्णन न किया जा सके इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। ठीक है, तो देखिए जिसका वर्णन ना किया जा सके तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको एक शब्द में कहते हैं अवर्णनीय। ठीक है, अवर्णनीय, आंसर बी ऑप्शन राइट है। जिसकी कल्पना न की जा सके उसको कहेंगे अकल्पनीय। ठीक है, जिसे कहा ना जा सके उसको क्या कहेंगे, अकथनीय। और अपठनीय जो होता है जिसे पढ़ा ना जा सके। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, शीतर्तु का संधि विच्छेद बताना है। शीतर्तु का संधि विच्छेद करेंगे तो शीत प्लस ऋतु बनेगा, जो कि सी ऑप्शन वाला सही है। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये किस प्रकार की संधि में आता है, तो ये गुण स्वर संधि के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 21, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है। ठीक है, द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास में बताना है कौन सा पद प्रधान होता है। तो द्वंद्व समास में जो होता है, पहली बात तो द्वंद्व समास की परिभाषा इसमें पता होना चाहिए। तो द्वंद्व समास क्या होता है, तो जिस समासित शब्द के दोनों पद प्रधान हो और जिनका विग्रह करने पर अथवा और एवं या लगता हो तो उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। तो दोनों पद प्रधान होता है इसमें। तो देखिए पूर्व पद दिया गया गलत, उत्तर पद दिया गया कोई पद ये भी गलत, कोई तीसरे भी। तो आंसर हो जाएगा ई पार्ट, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। उदाहरण में देखिए द्वंद्व समास के, तो माता पिता ले लीजिए। ठीक है, तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण, यहाँ पे दोनों पद प्रधान। ठीक है, तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन इसका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, तुम कहाँ जा रहे हो, वाक्य का प्रकार स्पष्ट कीजिए। मतलब ये किस प्रकार का वाक्य है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि लास्ट में क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, लास्ट में क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ये प्रश्नवाचक वाक्य। आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, तो 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रश्नवाचक, विधिवाचक, निषेधवाचक, विस्मयवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक और संदेहवाचक। अगला प्रश्न है, शांत रस का अस्थायी भाव क्या है। शांत रस, शांत रस का अस्थायी भाव होता है निर्वेद। आंसर ए पर राइट है। ठीक है, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होता है, रति। रति जो होता है श्रृंगार रस का अस्थायी भाव होता है, ये याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे आंसर की बात करेंगे तो सी पार्ट हो जाएगा। यहाँ पे मानवीकरण अलंकार। ठीक है, मानवीकरण अलंकार है इसमें, जहाँ काव्य में चेतन अचेतन अवस्था का संबंध तथा क्रियाकलापों को मनुष्य के व्यवहार से जोड़कर प्रस्तुत किया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। यहाँ पे मेघ मतलब बादल आए बड़े बन ठन के। अब बादल मतलब कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि बादल आए मतलब बादल चल के आ रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पे क्या मानो जैसे चल के आ रहा है या चल के जा रहा है, उस प्रकार इसको यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। तो इसलिए यहाँ पे मानवीकरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए बगले झांकना मुहावरे का अर्थ बताना अगले प्रश्न में। बगले झांकना, बंगले झांकना, बगले झांकना का मुहावरे का अर्थ हो जाएगा दायित्व की स्थिति आने पर आंखें चुराना। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 26 है, हिंदी साहित्य में राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत कौन है। राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत कौन है, इनमें से बताना हिंदी साहित्य में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्वामी रामानंद। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, स्वामी रामानंद। स्वामी रामानंद जो है हिंदी साहित्य में राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए राघवानंद जो दिया गया है ये इन्होंने उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किया। ठीक है, यहाँ पर जो दिया गया है तो कंफ्यूज में जो है, राघवानंद जो थे इन्होंने उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किया, परंतु इसे प्रतिष्ठित और प्रसारित जो है रामानंद ने किया था। तो इसलिए जो है रामानंद इसका आंसर हो जाएगा। और इनके गुरु का नाम क्या था, राघवानंद था। किसका, रामानंद के गुरु का क्या नाम था, राघवानंद। मतलब कि रामानंद के गुरु थे राघवानंद। तो आंसर क्या है, सी ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 27 से 30 तक गद्यांश, गद्यांश को पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, फिर क्वेश्चन की तरफ आएगा, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गद्यांश से क्वेश्चन है, साहसी मनुष्य क्या उधार नहीं लेता। तो जब आप गद्यांश पढ़ेंगे तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए पार्ट, सपने उधार नहीं लेता। ठीक है, साहसी मनुष्य किसके समान है, तो साहसी मनुष्य जो होता है इसमें से अगर देखा जाए तो सिंह के समान होता है। आंसर यहाँ पे जो है सिंह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है जो कि आपके गद्यांश से ही है, कि दुनिया की परवाह किए बिना जीतने वाले व्यक्ति से किसको प्रकाश मिलता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, मनुष्यता को प्रकाश मिलता है। ठीक है, मनुष्यता को प्रकाश मिलता है। क्वेश्चन नंबर 30 में देखेंगे तो गद्यांश से है
लेखक ने कैसे जीवन को महान बताया है, तो हिम्मत के जीवन को जो है महान बताया है। ठीक है, हिम्मती मनुष्य के जीवन को क्या बताया है, महान बताया है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, जीएस का क्वेश्चन है। वेदों में लिखे भगवान वरुण के आवाहन संग नो वरुणा को निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, इसमें से किस संगठन के द्वारा ये जो लिखा हुआ है इसका अपनाया गया है, ये बताना है। तो ये अपनाया गया है बेसिकली, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय नौसेना के द्वारा। ठीक है, भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य जो है वो क्या है, संग नो वरुणा, अर्थात जल के देवता वरुण हमारे लिए शुभ हो। ये जो है आदर्श वाक्य है भारतीय नौसेना का। ठीक है, यह वाक्य भारतीय नौसेना द्वारा अपनाया गया था। भारतीय नौसेना की स्थापना हुई थी 1612 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया था। इसलिए भारतीय नौसेना दिवस हर वर्ष मनाते हैं, 4 दिसंबर को मनाते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 दिया गया, गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन का आह्वान किया था। इसमें से असहयोग आंदोलन की अगर हम बात करेंगे तो गांधी जी ने कौन सी घटना के कारण जो है आह्वान किया था, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए पार्ट, चौरी चौरा घटना। ठीक है, चौरी चौरा जो उत्तर प्रदेश के ये गोरखपुर जिले में पड़ता है, गोरखपुर जिले में पड़ता है और एक स्थित एक कस्बा का नाम है चौरी चौरा। और इस कस्बे में 4 फरवरी 1922 को किसानों की भीड़ ने यहाँ के पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिससे फलस्वरूप 22 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई। और इस घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को जो है वापस ले लिया था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 निम्नलिखित में से किस पर्वत को हाथी पर्वत के रूप में भी जाना जाता है, जो मध्य केरल के दक्षिणी पश्चिमी घाट में पहाड़ों की एक श्रृंखला पर स्थित है और पश्चिमी तमिलनाडु की सीमा तक फैला हुआ है। तो इनमें से कौन सा पर्वत है जिसको हाथी पर्वत के नाम से जानते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा अन्नामलाई। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, अन्नामलाई। दक्षिण भारत के तमिलनाडु और केरल राज्यों की सीमा पर स्थित अन्नामलाई पर्वत को हाथी पर्वत के नाम से जानते हैं। यह है भारत के पश्चिमी घाट का ही दक्षिणी विस्तार है, जो कि 3 पहाड़ियों की श्रृंखला पर स्थित है। ठीक है, 3 पहाड़ियों की श्रृंखला पर यह स्थित है, तो यह याद रखिएगा। और जो है यहाँ से दक्षिण की ओर इलायची की पहाड़ियाँ पड़ती हैं। ठीक है, दक्षिण की ओर क्या है, इलायची की पहाड़ियाँ पड़ती हैं और उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं और उत्तर पूर्व की ओर जो है क्या है, पालिनी की पहाड़ियाँ। ठीक है, उत्तर पूर्व की ओर क्या है, पालिनी की पहाड़ियाँ हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे अन्नामलाई पर्वत को हाथी पर्वत कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, दक्षिण भारत की जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है अनाईमुडी, जो इसी पर्वत पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 49 है, सिल्वी कल्चर से आप क्या समझते हैं। सिल्वी कल्चर बताना है। सिल्वी कल्चर क्या होता है, तो देखिए सिल्वी कल्चर जो होता है इसका मतलब है यहाँ पर जो है वन की खेती का विज्ञान को सिल्वी कल्चर कहा जाता है। वन एवं वन संसाधनों के विकास तथा गुणवत्ता का विज्ञान जो है सिल्वी कल्चर कहा जाता है, अर्थात ये जो है वन की खेती से संबंधित है। ठीक है, और इसके बाद सेरीकल्चर जो होता है रेशम के कीड़ों को उगाने का विज्ञान होता है। मोरी कल्चर जो होता है वो होता है रेशम कीट हेतु जो है शहतूत उगाना। ठीक है, पीसी कल्चर जो होता है वो मत्स्य पालन को पीसी कल्चर कहते हैं। विटी कल्चर जो होता है वो क्या होता है, अंगूर की खेती करना। ओलेरी कल्चर होता है सब्जी की खेती वैज्ञानिक ढंग से करना, ओलेरी कल्चर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे। तो प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि जो थे ये शुंग वंश के जो शुंग वंश के संस्थापक थे, पुष्यमित्र शुंग इनके जो है क्या थे, राज पुरोहित थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने पाणिनि के अष्टाध्यायी नामक पुरातन व्याकरण ग्रंथ पर जो है महाभाष्य नामक टीका लिखा था। तो इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन है। तारीख फिरोज शाही जो पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक का नाम क्या है ये बताना है क्वेश्चन नंबर 51 में। तो इसके लेखक हैं जियाउद्दीन बरनी, आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये एक इतिहासकार थे। इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और के शासन काल का वर्णन जो है अपनी पुस्तक में किया है। आंसर क्या है, ए पार्ट। 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में कहां पर फांसी दे दी गई थी। ठीक है, तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में कहां पर फांसी दे दिया था, तो ये हुआ था जो है, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो देखिए 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक थे तात्या टोपे, जिनको ब्रिटिश सरकार ने 1859 को
शिवपुरी में फांसी दे दी थी। ठीक है, शिवपुरी में कहाँ पर फांसी दे दिया गया था? शिवपुरी में फांसी दे दी गई थी। इनका मूल नाम जो था आत्माराम पांडुरंग था। तो यहाँ पे नहीं लिखा हो तो आंसर क्या हो जाएगा? ई पार्ट उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, पंचशील का नारा किससे संबंधित है? पंचशील का नारा जो दिया गया था, ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने दिया था। तो इसलिए जो है पंचशील संबंधित हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की दी गई निम्न किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून संबंधी प्रावधान सम्मिलित है? कौन सी अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून संबंधी जो है प्रावधान है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर है ई पार्ट उपयुक्त में से कोई नहीं में से। ठीक है, क्योंकि भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची है, ठीक है, कहाँ पर है? 10वीं अनुसूची में ये बातें कही गई हैं। और इसमें देखिए ऑप्शन में कहीं नहीं दिया गया 10वीं अनुसूची। 52वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1985, 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जो है इसको जोड़ा गया था। ठीक है, 1985 में 52वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें दल बदल कानून विरोधी कानून जो है जोड़ा गया था और वो 10वीं अनुसूची में लाकर जोड़ा गया था। तो 10वीं अनुसूची इसको याद रखिएगा। चलिए, ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ की बात करेंगे तो विश्व की सबसे बड़ी एक प्रवाल रचना है। ठीक है, क्या है? प्रवाल रचना है। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। जो कि अगर हम बात करेंगे तो ये कम से कम 2500 रीफ और 900 द्वीप को मिलाकर, ठीक है, 900 द्वीप को मिलाकर लगभग लगभग 3,48,000 वर्ग किलोमीटर में जो है ये फैली हुई है क्षेत्रफल में। ठीक है, यह रीफ कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के समीप जो है यह अवस्थित है। और ग्रेट बैरियर रीफ जो है मूंगे की सबसे बड़ी दीवार है। ठीक है, अभी ये देखा जाए तो ये प्रशांत महासागर में अवस्थित है। तो इस प्रकार यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चक्र पृथ्वी पर मौसम के पैटर्न का एक महत्वपूर्ण पहलू है इनमें से? तो यहाँ अगर देखेंगे तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन जल चक्र। ठीक है, क्या है? बी ऑप्शन जल चक्र हो जाएगा। आंसर इसका बी ऑप्शन सही है, जल चक्र। क्वेश्चन नंबर 57, उकाई बांध निम्नलिखित में से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? और यह है उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, उकाई बांध। उकाई बांध की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए उकाई बांध जो है अगर देखेंगे तो यह जो है गुजरात राज्य में स्थित है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर है। ताप्ती नदी पर उकाई बांध गुजरात राज्य में सूरत जिले में जो है यह बनाया गया है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट इसका राइट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, आपातानी। आपातानी जनजातियां निम्नलिखित में से किस राज्य की मूल निवासी हैं? आपातानी या फिर इसको कहा जाता है तानी। ठीक है, आपातानी या तानी जनजातियां जो है ये अरुणाचल प्रदेश की जो है मूल निवासी हैं। आंसर बी ऑप्शन इसका राइट है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस ऊष्मा अंतरण विधि से पृथ्वी को सूरज से ऊर्जा प्राप्त होती है? इसमें से पृथ्वी को सूरज से ऊर्जा जो प्राप्त होती है वो विकिरण विधि से प्राप्त होती है। तो आंसर ए पार्ट राइट है, विकिरण विधि। ठीक है, रोगी को रेडियोलॉजिकल परीक्षण से पहले निम्नलिखित में से कौन सा घोल पीने को जो है निर्देश दिया जाता है? यहाँ पे निर्देश है, निर्देश दिया जाता है। ठीक है, रेडियोलॉजिकल परीक्षण से पहले कौन सा घोल पीने को निर्देश दिया जाता है? तो उस घोल का नाम है बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का घोल जो होता है ये एक्सरे या कंप्यूटर टोमोग्राफी जिसको कहते हैं सीटी स्कैन का उपयोग करके ईसोफेगस यानी मुंह और पेट को जोड़ने वाली जो ट्यूब है, पेट और आंत की जांच करने के लिए परीक्षण में पहले पीने का निर्देश दिया जाता है। यह पेट, आंत और अन्य प्रणाली को ऐसी सामग्री के साथ लेप करके काम करता है जो शरीर में अवशोषित न होकर रोगग्रस्त या क्षतिग्रस्त क्षेत्रों को एक्सरे परीक्षण या सीटी स्कैन द्वारा स्पष्ट रूप से देखे जाने में सहायता करता है। तो वो घोल किसका होता है? बेरियम सल्फेट का होता है। क्वेश्चन नंबर 61, कृषि क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले मीथेन गैस के अतिरिक्त एक मुख्य ग्रीन हाउस गैस क्या है? ठीक है, मीथेन गैस तो निकलता ही, जिसका फार्मूला होता है CH4। और इसके अलावा एक और मुख्य ग्रीन हाउस गैस निकलती है, वो क्या है? वो कौन सा है? तो वो है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, N2O ये भी निकलता है, तो इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट कौन से थे जिनकी हत्या के प्रयास के लिए फांसी दे दी गई थी? ठीक है, तो उस मजिस्ट्रेट का नाम क्या था जिसको खुदीराम बोस ने जो है
हत्या कर दिया था, तो उसके लिए इन्हें फांसी दे दिया गया था। तो उसका नाम था किंग्सफोर्ड। ठीक है, किंग्सफोर्ड 1905 ईस्वी में 1905 ईस्वी में कर्जन जो था, कर्जन ने क्या किया था, बंगाल का विभाजन कर दिया। तो उसके विरोध में सड़कों पर उतरे अनेक भारतीयों को उस समय जो है कलकत्ता का मजिस्ट्रेट जो किंग्सफोर्ड था उसने क्रूर दंड दिया था, बहुत ही बुरी तरीके से मारा पीटा था। तो इसमें अगर हम बात करें, इसीलिए युगांतर समिति की एक गुप्त बैठक में किंग्सफोर्ड को मारने का निश्चय किया गया और इस कार्य के लिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार चाकी को जो है चयन किया गया था, परंतु इनके द्वारा फेंके गए बम से वो बच गया। और अगर हम बात करेंगे तो वैनी रेलवे स्टेशन पर जो है पुलिस से घिर जाने पर प्रफुल्ल चाकी ने अपने आप को गोली मार ली, परंतु खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास में 11 अगस्त 1908 को जो है 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गया था। तो इस प्रकार ये कहानी रही थी। और इसमें एक अभी समिति का नाम आया था युगांतर समिति, इसको भी याद रखिएगा किससे संबंधित है। तो युगांतर समिति जो है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी से संबंधित है। ये किंग्सफोर्ड को मारने के लिए जो है ये समिति जो है गुप्त समिति बनाई गई थी। चलिए, शक्ति सैट मिशन निम्नलिखित में से किसके तहत किस वर्ष उपग्रह प्रक्षेपण का लक्ष्य है? शक्ति सैट मिशन, शक्ति सैट मिशन जो है एक महत्वपूर्ण पहल है जो स्पेस किड्स इंडिया द्वारा शुरुआत किया गया है और यह 2026 तक जो है इसका लक्ष्य रखा गया है। इस मिशन का लक्ष्य क्या है, 2026 में इसरो के चंद्रयान 4 मिशन के तहत इसको उपग्रह प्रक्षेपण किया जाएगा। तो यहाँ पे इसको जो है आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 64, पिंक अलार्म प्रणाली की स्थापना किस जिले में की गई है? पिंक अलार्म प्रणाली की स्थापना किया गया है ये दतिया जिला। दतिया जिला कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो है पिंक अलार्म प्रणाली की स्थापना की गई है, जो अपने राज्य में एक अनोखी तरह की ये पहल है। चलिए, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस वर्ष और किस स्थान पर किया जाएगा? तो 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन हुआ 2025 में भुवनेश्वर में। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? भुवनेश्वर हो जाएगा। भुवनेश्वर जो कि पड़ता है उड़ीसा में। ठीक है, और ये 8 जनवरी से 10 जनवरी के मध्य हो चुका है। ठीक है, भुवनेश्वर उड़ीसा में। और 17वां प्रवासी दिवस 2023 में हुआ था इंदौर मध्य प्रदेश में। चलिए, अब क्वेश्चन आपके आ जाएंगे कंप्यूटर से। कंप्यूटर कई प्रकार के डेटा मैनिपुलेट करते हैं और इस मैनिपुलेशन को क्या कहा जाता है? तो इस मैनिपुलेशन को हम कहते हैं प्रोसेसिंग करना। इस मैनिपुलेशन को क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग करना। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसके लिए राइट है। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे। जब आप किसका प्रयोग कर रहे होते हैं, मतलब भरना है, तो आप सदैव माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रस्तुत किए गए सर्वाधिक अद्यतन यानी कि अपडेटेड ऐप चला रहे होते हैं और यह नियमित सुरक्षा अद्यतनों यानी अपडेट सुधारों को प्रकट करता है और अति महत्वपूर्ण रूप से जो है नवीनतम विशिष्टताएं और टूल्स जैसे ही उपलब्ध होते हैं उनका उपागम करवाता है। तो कौन सा है इसमें से बताना है। तो ये होता है ऑफिस 365। ठीक है, ऑफिस 365 होता है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा प्रस्तुत किया गया वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक आज जैसे प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशन का जो है क्लाउड आधारित सूट होता है। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? फॉन्ट डायलॉग ओपन करने के लिए अगर देखा जाए, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल+D। कंट्रोल+D है। अब यहाँ पे ऑप्शन में कंट्रोल+D नहीं लिखा हुआ है, तो आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है जो चीज़ें लिखी हुई हैं इनमें से कोई Alt+F जो लिखा हुआ है, ये शॉर्टकट की का उपयोग रिबन में फाइल मेन्यू या फिर फाइल टैब ओपन करने के लिए करते हैं। ठीक है, कंट्रोल+F जो लिखा हुआ है इसका प्रयोग हम जो है फाइंड डायलॉग ओपन करने के लिए करते हैं। ठीक है, फाइंड डायलॉग जो होता है उसको ओपन किया जाता है इससे। तो ये चीज़ें हो गई। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 69 है, जब आप एमएस पावर पॉइंट में पहली प्रस्तुति फाइल बनाते हैं तो डिफ़ॉल्ट फाइल नाम क्या होगा? तो डिफ़ॉल्ट फाइल में पहले से लिखा हुआ जो नाम होता है उसका वो होता है प्रेजेंटेशन 1। क्या होता है? प्रेजेंटेशन 1 होता है जिसमें डिफ़ॉल्ट रूप से सेव होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 70, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग में क्या लाया जाता है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में हम प्रयोग करते हैं माउस का। आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, माउस। एक दी हुई कंप्यूटर प्रणाली में क्या होते हैं?
तो एक दी हुई कंप्यूटर प्रणाली में क्या होता है 71 में, तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो बहुत से इनपुट डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, बहुत से इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस एक प्रकार की जो है विद्युत यांत्रिक डिवाइस होती हैं जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस को जो है एक्सेप्ट करके उन्हें बाइनरी रूप में चेंज करके जो है कंप्यूटर के उपयोग के लायक बनाता है। जैसे कि अगर इनपुट डिवाइस की बात करेंगे तो कीबोर्ड हो गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है कीबोर्ड, इनपुट इनपुट डिवाइस, माउस, ये सब बहुत मतलब आप प्रचलन होगा देखे होंगे। इसके अलावा जॉयस्टिक है, स्कैनर है, माइक है, फ्लॉपी ड्राइव है, ठीक है, टच स्क्रीन है, बारकोड रीडर है, ये सभी क्या है, लाइट पेन है, ये सभी आपके इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। जब आप कंप्यूटर बूट करते हैं तो क्या होता है, तो जब कंप्यूटर चालू करते हैं तो बायोस, ठीक है, स्वतः ही ऑपरेटिंग सिस्टम को चेक करके उसे डिस्क में रैम में लोड करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम के उपयोग के लिए जो है तैयार करता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट। ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क से रैम में जो है कॉपी भी करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा 72 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, वर्ड प्रोसेसिंग के जरिए क्रिएट की जाने वाली फाइल को क्या कहा जाता है। तो वर्ड प्रोसेसिंग के जरिए क्रिएट की जाने वाली फाइल को डॉक्यूमेंट फाइल कहा जाता है। आंसर यहाँ पे ए पार्ट सॉरी डी पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है, डी पार्ट क्या है, राइट हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में संबंध में निम्नलिखित में से चित्र में दिखाए गए डायलॉग बॉक्स का क्या महत्व है, ठीक है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के संबंध में चित्र में दिखाए गए डायलॉग बॉक्स का क्या महत्व होता है, क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब टेक्स्ट को ढूंढने और बदलने में इसका प्रयोग किया जाता है, तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75, कैल्क में एक वर्कशीट में अधिकतम कितनी सेल होती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि इसमें अधिकतम कितनी सेल होती है। तो इसमें अधिकतम अगर देखा जाए तो ये जो लिखा हुआ है 10, 73, 74, 18, 24 इतनी सेल होती है, ठीक है, तो ये इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, यह बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या गलत है। इनमें से कथन सही है या गलत। पहला दिया गया है कि गूगल एक वेब सर्च इंजन है जिसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा चलाया जाता है। दूसरा है बिंग एक वेब सर्च इंजन जिसका मालिक गूगल है और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा चलाया जाता है। अब यहाँ पे बताना है कौन गलत है कौन सही। तो यहाँ पे देखिए गूगल एक वेब सर्च इंजन लेकिन इसे माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा नहीं चलाया जाता, तो ये तो गलत हो जाएगा। और दूसरा है कि विंग वेब एक वेब सर्च इंजन है जिसका मालिक गूगल है, तो यहाँ पर ये गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा ए पार्ट, दोनों गलत, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा ए पार्ट, दोनों गलत। अगर हम बात करें गूगल सर्च इंजन की, तो ये अमेरिकी बहुराष्ट्रीय सार्वजनिक कंपनी है और ये इंटरनेट आधारित कई सेवाएं जो है उत्पाद बनाता और विकसित करता है, तो खुद गूगल अपना मेन मालिक है, ठीक है, जबकि बिंग जो है ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा स्वामित्व है और उसी के द्वारा संचालित है, तो इस प्रकार ये दोनों गलत हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, तो पेज ऑब्जेक्ट की पेज प्रॉपर्टी क्या करती है। पेज ऑब्जेक्ट की पेज प्रॉपर्टी क्या करती है, तो यहाँ पे जो है पेज और लेआउट पेजों के बीच साझा किए गए डेटा तक पहुंच जैसी प्रॉपर्टी प्रदान करता है, तो आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, आंसर क्या है बी ऑप्शन इसका राइट है। केवाईसी का अर्थ क्या है, तो केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए पार्ट नो योर कस्टमर। क्वेश्चन नंबर 79 है, हैकर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो हैकर शब्द की उत्पत्ति जो हुई थी ये MIT से हुई थी, MIT 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 से हुआ था, ठीक है, MIT से हुआ था। मशीन के साथ इंटरेक्ट करने के लिए हैकर शब्द का पहली बार उपयोग जो है मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का MIT है 1955 में जो है इसका इस्तेमाल किया गया था, सर्वप्रथम वहीं पे उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें तो MIT कहीं नहीं दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा ई पार्ट उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक एक डेटा सेट पर एक मॉडल को प्रशिक्षित करके नए डेटा पर भविष्यवाणियां करने के लिए डेटा में पैटर्न की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है। इनमें से तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा मशीन लर्निंग। ये मशीन लर्निंग के बारे में बात कर रहा है, एक ऐसी तकनीक होती है जिसका उपयोग डेटा सेट पर एक मॉडल को हम प्रशिक्षित करके नए डेटा पर जो है भविष्यवाणी करने के लिए डेटा में पैटर्न की पहचान करने के लिए करते हैं, तो मशीन लर्निंग हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब आगे क्वेश्चन होंगे यूपी के, जो 20 क्वेश्चन होंगे इनको देखते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है। तो यहाँ पे देखिए नेपाल के साथ जो सीमा लगती है वो है महाराजगंज। इनमें से नेपाल के साथ 7 जिले हैं जिसकी सीमा टच करती है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न प्रकार की मिट्टी में से किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है, मतलब बुंदेलखंड क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में 2 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, एक तो काली मिट्टी है, ठीक है, और दूसरा है लाल मिट्टी। काली कपास मिट्टी जो होती है
और दूसरा है लाल मिट्टी। ठीक है, लाल मिट्टी को राकर और या रुआ दो समूह में विभक्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, काली कपास की मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 83, विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। विजय सागर पक्षी विहार जो पड़ता है ये महोबा जिले में पड़ता है। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा महोबा जिले में, जो कि एक पक्षी अभ्यारण्य है और विजय सागर झील के किनारे स्थित है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आंसर ए पार्ट करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है इनमें से। तो यहाँ पे देखिए गंगा वाराणसी, गंगा के किनारे वाराणसी है, ठीक है सही है। गोमती के किनारे सुल्तानपुर, कोसी नदी किनारे गोरखपुर दिया गया है, जबकि गोरखपुर जो है वो राप्ती नदी किनारे स्थित है। तो यही गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही हैं। सरयू अयोध्या के किनारे है, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 85, उत्तर प्रदेश की प्रमुख रबी फसलें कौन सी हैं। रबी फसलों में कौन कौन सा आता है। तो गेहूं, जो चना, मटर, सरसों, ये सभी क्या है, रबी की फसल है। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट राइट है, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश पर्यटन के बौद्ध सर्किट का हिस्सा है। बौद्ध सर्किट का इसमें से हिस्सा अगर देखा जाएगा तो वो है सारनाथ। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है सारनाथ। उत्तर प्रदेश के बौद्ध सर्किट में 6 स्थान है, कपिलवस्तु, श्रावस्ती, संकीसा, कौशाम्बी, सारनाथ और कुशीनगर आते हैं। तो सारनाथ इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87, उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो है ये बनाया गया है नोएडा में। आंसर सी ऑप्शन इसकी राइट हो जाएगी। आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या है, सी ऑप्शन है। 1992 में इसको जो है स्थापित किया गया था। आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय कहाँ, ठीक है। यूपीएसआईडीसी अगर हम बात करेंगे फुल फॉर्म, तो उत्तर प्रदेश राज्य मतलब कि स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है निगम, ये इस तरीके से इसका फुल फॉर्म है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम जिसको कहते हैं। और इसका मुख्यालय जो है कहाँ पर बना है, तो ये कानपुर में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर बना है, कानपुर में। और अगर हम बात करेंगे तो मार्च 1961 में इसकी स्थापना किया गया था। आंसर क्या हो जाएगा इसका, टी पार्ट। उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। काली मिट्टी के बर्तनों के लिए आजमगढ़ जिला प्रसिद्ध है। आजमगढ़ जिला का एक स्थान है निजामाबाद, ठीक है। तो वहां पर काली मिट्टी बर्तन बनाया जाता है, तो उसके लिए जो है विश्व प्रसिद्ध है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन राइट। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्वायत्त संस्था के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के अंतर्गत गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी का निर्माण कब किया था। तो इसका निर्माण हुआ था अप्रैल 1983 में, ठीक है इंपॉर्टेंट है। एनईडीए नीडा, इसको याद रखिएगा, इसका गठन अप्रैल 1983 में किया गया था। नीडा एक स्वायत्त संस्था के रूप में कार्यरत है और इसी को आज यूपी नीडा के रूप में जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। एक प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल नैमिषारण उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है। तो नैमिषारण जो पड़ता है ये उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में है। आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि ये गोमती नदी किनारे स्थित है, ये भी याद रखिएगा। गुदई महाराज प्रसिद्ध तबला वादक निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है। गुदई महाराज, गुदई महाराज यहाँ पे देखेंगे तो ये कौन से घराने से रिलेटेड है। तो ये जो है बनारस घराने से रिलेटेड है। आंसर यहाँ पे क्या है, ए पार्ट राइट है, ठीक है बनारस घराने से। यमुना एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक है। यमुना एक्सप्रेसवे जो है ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, इसकी कुल लंबाई है 165.5 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 165.5 किलोमीटर ये लंबा जो है हाईवे है। ये 6 लेन वाला जो है हाईवे है। जौनपुर के सरकी वंश के अंतिम शासक कौन थे, ठीक है। सरकी वंश के अंतिम शासक कौन थे जौनपुर के, तो उनका नाम था हुसैन शाह। कौन था, हुसैन शाह था। इस वंश की स्थापना मलिक सरवर के द्वारा 1394 ईस्वी में किया गया था और इसका अंतिम शासक था हुसैन शाह। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित संस्थानों में से कौन सा आगरा में स्थित है। इनमें से आगरा में स्थित जो संस्थान है इसमें से अगर देखा जाएगा तो एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, ये कहाँ पर है, आगरा में स्थित है, ठीक है। मतलब कि हवाई वितरण अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान आगरा में स्थित है, ठीक है, जो कि ये डीआरडीओ की क्या है, एक पैरा प्रयोगशाला है। तो ये हो गया आंसर नंबर डी हो गया। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल कौन बनाए गए थे। संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश करने के बाद इस प्रांत के प्रथम जो राज्यपाल थे उनका नाम था सर हरमोसजी परोसजा मोदी, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट राइट है, ठीक है। ये 1949 से लेकर 1952 तक जो है ये राज्यपाल रहे थे। अगला क्वेश्चन है शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था।
शेरशाह सूरी का अंतिम जो विजय अभियान था वो था 1545 ईस्वी में कालिंजर के विरुद्ध, ठीक है। और यहीं पर इसकी मृत्यु भी हो गई थी। इस अभियान के दौरान एक बम गोला फटने से उसकी जो है यहीं पर मृत्यु हो गई थी। तो इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारतीय ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन जो हुआ है यह गाजियाबाद में हुआ है। याद रखिएगा, सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में वाराणसी में स्वरवेद, ठीक है, स्वरवेद मंदिर का उद्घाटन किया गया। किस महर्षि की शिक्षाओं और उपदेशों का यह प्रतीक है? तो स्वरवेद महामंदिर महर्षि सदाफल देव की शिक्षाओं एवं उनके उपदेशों का जो है क्या है, प्रतीक है। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है, सदाफल देव। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश किस जिले में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना को स्वतंत्रता नहीं प्रदान किया गया है इनमें से? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी पार्ट, ठीक है। झांसी में जो है ये नहीं दिया गया। बाकी अक्टूबर 2023 में प्रदेश सरकार के द्वारा स्वीकृति के अनुसार उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, सोनभद्र और महाराजगंज जिले में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना किया जा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मिर्जापुर के अतरौला पांडेग्राम, सोनभद्र के मारकुंडी और महाराजगंज के कुंसेरवा ग्राम में जो है संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। आंसर क्या है, डी ऑप्शन, झांसी में नहीं किया गया। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसका हम पूरा एक साथ वीडियो अपलोड कर देंगे, तो जिसको आप एक साथ देख सकते हैं। तो आज का वीडियो पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।